नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज जो फ्रेंड्स टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 है। कल आपने पार्ट 1 देखा होगा जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के परिभाषा और इकोनॉमिक्स के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था। तो आइए शुरू करते हैं आज इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 अर्थव्यवस्था। आखिर अर्थव्यवस्था है क्या? अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार के और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। तो अर्थव्यवस्था है क्या? अर्थव्यवस्था जैसा का नाम, अर्थ और प्लस व्यवस्था। अर्थ का मतलब है धन और व्यवस्था का मतलब है कि ऐसी कार्य प्रणाली जिसके द्वारा उस धन को खर्च किया जाए या उत्पादन के कार्यों में लगाया जाए। कहाँ पर? देश के भीतर। यानी कि देश के भीतर जो भी खर्चे चल रहे हैं, जो भी उपभोग हो रहा है, जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी वितरण हो रहा है, ऐसी संबंधी चीज़ों पे खर्चा होना या ऐसे संबंधित चीज़ों पर धन को लगाना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ हम सबसे पहले समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था का आइए देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हमने इसको लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था, अर्थ का मतलब है मुद्रा या धन से। अर्थ का मतलब क्या है? मुद्रा या धन से। और व्यवस्था का मतलब ऐसी कार्य प्रणाली से है जो उस देश में चल रही है। जैसे कि हमारे यहाँ मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। भारत में हमारे मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। बाकी अगर हम यूएसए, अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ही चल रही है। ठीक है। बाकी एक तरह समाजवादी रसिया जो है, रसिया में समाजवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो हम अर्थव्यवस्था की एक परिभाषा देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था आखिर होती क्या है। तो अर्थव्यवस्था का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत हम समस्त आर्थिक क्रियाओं, उपभोग, उत्पादन, वितरण आदि का अध्ययन करते हैं। यानी कि इसमें डेफिनेशन में सीधी सीधी सी बात कह रहा है कि इसके अंतर्गत हम समस्त आर्थिक, कहने का मतलब है आर्थिक क्रियाएं, जितनी भी इकोनॉमी एक्टिविटी हैं उसको हम शामिल करते हैं। उसके बाद जितना भी हमारा कंज्यूम होता है उसको शामिल किया जाता है। उसके बाद हमारा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी कुछ इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। फ्रेंड्स, इसके आगे एक छोटी सी डिफिनेशन है, किसी भी देश की आर्थिक क्रियाओं को ही उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि जो भी देश के अंतर्गत जो भी क्रियाएं चल रही हैं वही देश की अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था कितने वर्गों में विभाजित है, तो अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक स्वामित्व के आधार पर, एक विकास के आधार पर और एक वैश्विक संबंधों के आधार पर। ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर जो अर्थव्यवस्था होती है वो कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। दूसरी जो होती है समाजवादी या सोशलिज्म टाइप की अर्थव्यवस्था होती है। और तीसरी जो अर्थव्यवस्था होती है वो मिक्स टाइप की अर्थव्यवस्था होती है। अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिज्म इकोनॉमी की बात की जाए तो क्या क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, आपको कल मैंने एक पुस्तक पढ़ाई थी 1776 में, एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इसी पुस्तक को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है, या एडम स्मिथ को हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अवधारणाओं से वो घिरे हुए थे, तो इसलिए उन्होंने पूंजीवादी का उन्हें जनक भी हम कह सकते हैं। ठीक है। तो आइए इसकी पूंजीवादी क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिस पर पूर्णतः निजी स्वामित्व होता है। यानी कि निजी लोगों या प्राइवेट या ऑनरशिप या खुद का, गवर्नमेंट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यानी कि इसमें जो होता है पूरी तरीके से निजी स्वामित्व और निजी ही लोग, यानी कि जो पूंजीपति लोग हैं उनका स्वामित्व यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था मैंने क्या बताया? पूंजीवादी लोगों की स्वामित्व पाया जाएगा। और इसकी आइए कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे कि इसकी विशेषता क्या? आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम। यानी कि इसमें जो है इकोनॉमिक फ्रीडम पूरी तरीके से पाई जाती है। आप चाहे कोई भी पैसा लगा सकता है, कोई भी उत्पादन कर सकता है, कोई भी किसी तरह का बिजनेस कर सकता है। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता होती है। इसमें किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता। सबसे बड़ी विशेषता ये होती है। दूसरी, निजी संपत्ति। इसमें जितना भी आप कमाते हैं वो आपकी निजी संपत्ति होती है। और निजी संपत्ति होने के कारण आप जितना भी उत्पादन, जितना भी प्रोडक्शन, चाहे जितना भी कुछ भी करना चाहें वो अपने आप कर सकते हैं। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट इसका जो है अधिकतम लाभ, यानी निजी स्वामित्व होने के कारण जाहिर सी बात है कि अधिकतम लाभ जितना भी होगा वो गवर्नमेंट पर आपका ही होगा। ठीक है। और सरकारी हस्तक्षेप इसमें बहुत ही न्यूनतम होता है।
यानी सरकारी हस्तक्षेप इसमें ना के बराबर ही होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझा और उसके कुछ विशेषताओं को हमने समझा। अब आइए सोशलिज्म यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम समझते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के सभी संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। किसका स्वामित्व होता है? गवर्नमेंट का स्वामित्व होता है। और इसमें गवर्नमेंट ही उत्पादन, गवर्नमेंट ही जितना भी खाद्यान्न है, जितना भी हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों का केवल गवर्नमेंट ही प्रयोग कर सकती है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, निजी लोग इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका नाम ही समाजवादी या सोशलिज्म। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है रसिया में पाई जाती है। रसिया जैसे देशों ने अपनाया और उसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों ने, छोटे मोटे देश जो है वो अपनाते चले गए। तो आइए इसकी कुछ विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है? सामाजिक कल्याण, यानी इसमें जो गवर्नमेंट काम करेगी सामाजिक कल्याण के ही रूप में काम करेगी, यानी कि जितना गवर्नमेंट ही उत्पादन करके देगी, अदरवाइज कोई और दूसरा उत्पादन नहीं करेगा। आर्थिक समानता, इसमें अमीरी और गरीबी को ध्यान में रखते हुए आर्थिक समानता या इकोनॉमिक समानता या इकोनॉमिक इक्वलिटी इसमें रखी जाती है। ठीक है, प्रतियोगिता का अभाव, इसमें प्रतियोगिता का अभाव नहीं पाया जाता, क्योंकि प्रतियोगिता गवर्नमेंट ही जब उत्पादन कर रही है तो प्रतियोगिता का अभाव होना जाहिर सी बात है नहीं होगा, क्योंकि उसमें निजी स्वामित्व के अगर हाथ में होता तो हम यहाँ अगर पूंजीवादी को देखें तो पूंजीवादी में यहाँ पे हम प्रतियोगिताएं देखते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पूंजीपतियों का अभाव होता है, वो आपस में प्रतियोगिता करते हैं। और पूंजीपतियों में इसमें क्या, इसमें हम अगर और भी बताएं तो आपको, जैसे कि इसमें पूंजीपति उत्पादन करते हैं और उसमें कम से कम लागत रखने की कोशिश करते हैं। बल्कि समाजवादी में ऐसा क्या होता है कि इसमें जो है रेट जो तय होता है वो गवर्नमेंट ही तय करती है, वो अपने अनुसार ही पैसा या अपने अनुसार ही मूल्यों का जो मूल्य है वो डिसाइड करती है। ठीक है, वर्ग संघर्ष का समाप्ति, यहाँ पे वर्ग संघर्ष जो अमीर और गरीब के बीच में जो वर्ग संघर्ष है यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, क्योंकि अगर किसी चीज को 10 रुपए में गवर्नमेंट आपको बना के दे रही है तो 10 रुपए एक अमीर भी आदमी खरीदेगा तो भी उसे 10 रुपए पड़ेगा, और अगर गरीब आदमी भी खरीदता है तो उसको भी 10 रुपए पड़ेगा, यानी कि इसमें समानता देखी जाती है। ठीक है, अब अगर हम तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो जनक थे वो कौन थे? प्रोफेसर जॉन मिलार्ड केन्स, ये इसके जनक हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि इस टाइप की अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों एक साथ चलता है। ठीक है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में दोनों ही साथ साथ चलते हैं, यानी कि इसमें कुछ गवर्नमेंट प्रोडक्शन करेगी, कुछ गवर्नमेंट उत्पादन करेगी, और कुछ जो है पूंजीपति, जो वहां की पूंजीपति हैं वो उत्पादन करके देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में सह अस्तित्व, यानी कि जो भी कुछ भी होगा वो सह अस्तित्व जो होगा वो दोनों में ही पाया जाएगा, यानी कि निजी होगा यानी कि प्राइवेट, तो उसमें पूंजीपति का सहअस्तित्व होगा यानी कि उसका ऑनरशिप होगा, और अगर गवर्नमेंट चलाती है गवर्नमेंट सेक्टर में तो इसमें गवर्नमेंट का सहअस्तित्व होता है। ठीक है, लाभ का उद्देश्य सामाजिक कल्याण, यानी दूसरी चीज है इसमें जो पूंजीपति होता है वो लाभ के उद्देश्य से काम करता है, बल्कि गवर्नमेंट जो काम करती है वो सामाजिक कल्याण या सोशल वेलफेयर के रूप में काम करती है। ठीक है, तीसरा क्या है? आय और संपत्ति का अधिक वितरण, यानी कि इसमें आय और संपत्ति का अधिक वितरण होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट करती है। ठीक है, उसके बाद आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का मतलब है इकोनॉमिक प्लानिंग, इसमें जो कुछ भी पैसा खर्चा करती है गवर्नमेंट वो अपने इकोनॉमिक प्लानिंग के अंतर्गत करती है, यानी नए नए प्लान डालना गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा गांव को विकसित करना, इस तरह के जो है, जैसे पंचवर्षीय योजना, ये एक हमारे आर्थिक नियोजन का ही प्लान था। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्लान है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखे जाते हैं। यहाँ पे हम दो अर्थव्यवस्थाओं की और बात करेंगे, जैसे कि एक बंद अर्थव्यवस्था जिसे हम क्लोज इकोनॉमिक कहते हैं, और दूसरी जो है दूसरी टाइप की अर्थव्यवस्था जिसे हम खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, ओपन इकोनॉमिक्स। बंद अर्थव्यवस्था जो है इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर ही हम अपने ही देश में अपनी ही चीजों का, संसाधनों का उपयोग करेंगे, ना कि दूसरे लोगों से। यहाँ पे दूसरे जो देश हैं अन्य देशों से हमारा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। ठीक है, ना हम उसे आयात करते हैं ना निर्यात करते हैं,
इस तरह के अर्थव्यवस्था को हम बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कि पूरी जो आर्थिक इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी है, वो पूरी की पूरी हमारे देश के ही संसाधनों पर निर्भर होती है। इस तरह की हम इकोनॉमी जो है दक्षिण कोरिया में देखते हैं। आपने दक्षिण कोरिया का नाम सुना ही होगा। उस प्रकार की इकोनॉमी जो है दक्षिण कोरिया में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ जो कुछ है वो पूर्णतः न किसी से उनका व्यापार है, न अन्य देशों से किसी से उनका आयात और निर्यात है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से कोरिया में पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं खुली प्रकार की अर्थव्यवस्था। खुली प्रकार की अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें हमारा पूरे दूसरे देशों के साथ, यानी कि हम अपनी अर्थव्यवस्था यानी अपने संसाधनों का तो हम प्रयोग करेंगे ही करेंगे, अगर हमें आवश्यकता होगी तो हम दूसरे देशों के साथ भी आयात निर्यात करके उनके संसाधनों का उपयोग करके अपने देश को विकासशील कर सकते हैं, विकासशील या विकसित हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कि हम दूसरे देशों के साथ अपने संबंध को हम क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। ठीक है, जैसे भारत का पेट्रोलियम का लेन देन अरब देशों से है, ठीक है, रसिया से है, तो वहां से पेट्रोल वगैरह आता है। भारत के बहुत सारे प्रोडक्शन हैं जो विदेशों में जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जैसे कि 1991 भारत ने 1991 में उदारवादी अर्थव्यवस्था आपने सुना होगा, लिबरेशन। तो उस समय भारत में क्या था कि जब ब्रिटेन पूरी तरीके से भारत पे हावी होकर के 1947 आजाद करने के बाद भारत ने को ये डर सताने लगा कि कहीं ना कहीं हमें फिर से दोबारा गुलाम न बनना पड़े, इसलिए भारत ने पूरी तरह से अपने यहाँ व्यापार नियंत्रण कर लिया। ठीक है, और अपने ही संसाधनों का यूज करने लगे। लेकिन बाद में 1991 में भारत को उदारवादी होना पड़ा, यानी कि अन्य देशों के साथ व्यापार करना ही पड़ा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पे बात करते हैं। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, और एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, और एक होता है तृतीयक। तीनों को हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ट्रिटी सेक्टर के नाम से जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? इस क्षेत्र में हम प्राथमिक उत्पादन संबंधी कार्य करते हैं, जैसे कृषि, मत्स्य यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, रेशम उत्पादन से रिलेटेड, ठीक है, और जैसे अन्य मत्स्य उत्पादन, खनन उत्पादन, इन सब कार्यों को हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात है कि कच्चे मालों का उत्पादन करना ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज द्वितीय क्षेत्र। ये जो द्वितीय क्षेत्र या सेकेंडरी क्षेत्र होता है, इसको निर्माणी क्षेत्र बोला जाता है या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र बोला जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी चीजें हैं, हम क्या करते हैं कि इसमें हम कच्चे माल का उपयोग करके उनका निर्माण करते हैं। यानी कच्चे माल का उपयोग करना, जैसे कि गेहूं हमारा एक कच्चा माल है, और जब उस कच्चे माल को हम आटा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यानी उसका हमने निर्माण करके क्या कर लिया, उसको आटे में कन्वर्ट कर दिया। तो वो क्या उस प्रकार की अर्थव्यवस्था जहाँ पे आटे का निर्माण हो रही है, वो क्षेत्र कहलाएगा द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे कि और भी चीजें, जैसे कपास का प्रोडक्शन प्राइमरी क्षेत्र में होता है, लेकिन कपास से जब हम धागे को बना लेते हैं या फिर अन्य चीजों से उसे रुई बना लेते हैं, और रुई बना करके उसको हम कॉटन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो पूरी तरीके से कन्वर्ट करके उसको हम अन्य चीजों में, कपड़े वगैरह में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो निर्माणी क्षेत्र यानी कि द्वितीय क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से तृतीय क्षेत्र जो होता है, इसको सेवाओं का क्षेत्र बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? तृतीय क्षेत्र को हम सेवाओं का क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें उत्पादन संबंधी कार्य बहुत कम होता है, यानी इसमें ना के बराबर होता है, लेकिन इसमें सेवाओं से संबंधित कार्य अधिक से अधिक होता है। जैसे बीमा, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट जैसे कि सेवाएं, संचार, टेलीफोन वगैरह, इन सब को हम क्या बोलते हैं? इन सबको तृतीय क्षेत्र में हम शामिल करते हैं। यानी कि अगर हमारा कोई भी माल है तो माल रोड से ही जाएगा, यानी कि अगर हमें सर्विसेज कहीं भी देनी है तो ट्रांसपोर्ट या गाड़ियों से ही जाएगा। ठीक है, किसी का भी ट्रांजैक्शन देना है वो बैंकिंग सेवाएं और इंश्योरेंस वगैरह से ही, बैंकिंग सेवाओं से ही होंगी। अगर कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा है तो इंश्योरेंस संबंधी सेवाएं हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यह है, तृतीय क्षेत्र जो है ये इस प्रकार की सेवाएं हैं, ये सेवाओं देने वाला क्षेत्र होता है। तो यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं फ्रेंड्स, जहाँ तक कि मैंने पूरी उम्मीद की है कि यहाँ तक मैंने जो टॉपिक समझाया है आपको बहुत अच्छे से, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक होगा वो पंचवर्षीय योजना है, और अन्य संबंधित टॉपिक होंगे जो कि आपको धीरे धीरे इसी तरह से क्रम रूप में मिलते जाएंगे। तो इसको लास्ट तक रहिएगा, और शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।